नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हमारा थोड़ा सा अलग है। अलग क्या मतलब, जो मैंने पीजीटी और जीआईसी के लिए जो भी लेक्चर्स हैं वो सब कवर किए हैं नेट के, वो भी उसमें सब आ जाएंगे। लेकिन ये अब जो पोर्शन बचा हुआ है जो सोशलॉजिस्ट का, तो वो वाला पोर्शन हमें कवर करना है उसके हिसाब से, हायर के हिसाब से भी और नेट के हिसाब से भी। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या पोर्शन हमें करना कवर बाकी है। इसमें बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, भारत शास्त्र या ग्रंथ परिपेक्ष में राधा कमल मुखर्जी, जीएस घुरिये, लुईडूमोर और इरावती कर्वे, 4 इसमें आएंगे। उसके अलावा अलग अलग हैं। संरचनात्मक के अगर देख लेंगे तो श्रीनिवास हैं और एस.सी. दुबे। जो भी चीज़ें देखिए इसमें जीआईसी वाले में जो स्टेटमेंट था या कुछ था, अभी देखिएगा आगे आएगा, जब मैं पढ़ाती चली जाऊंगी तो चीज़ें आएंगी। और उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो इससे भी काफ़ी अगर डीपली हम लोग जाके पढ़ेंगे तो हम लोग को अब डीपली ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से आयोग ने पेपर दिया, जिस तरह से पेपर पहले देता था, इतना ईजी पेपर होता था, ईजी होता था क्योंकि वो पुराना बेस्ड होता था। इस बार उन्होंने ऐसा दिया है कि मतलब सोचिए वो भी नहीं मिल रहा है क्या। मतलब एक ऐसी चीज़ हो गई है कि रेफरेंसेस तक नहीं मिल रहे हैं कि आप कैसे इसको बताएं कि ये कहाँ से लिया गया है। समझ लीजिए 3 दिन लग गए उसकी आंसर की को ढूंढने में, तब भी वो आप कह नहीं सकते आप एक्यूरेट है कि नहीं, या फिर आयोग क्या मानेगा, आयोग क्या नहीं मानेगा। इसलिए मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी, पहले जितना भी मेरा पोर्शन कवर हो चुका है वो देख लीजिएगा, पीछे जाके वो बार बार देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको खुद ही चीज़ें रिमाइंड होती रहेंगी। और बाकी जो बच रहा है वो सारा पोर्शन मैं कवर करा रही हूँ। पहले मैं थिंकर्स जितने भी हैं वो लाइन बाय लाइन पर डे के हिसाब से एक एक, या अगर होगा तो 2-2 छोटे होंगे तो 2-2 मैं करवा दूँगी, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और आज हम लोग बात करेंगे इनके बारे में, राधा कमल मुखर्जी के बारे में। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन्हीं का ही समझ लीजिए काफ़ी योगदान रहा, जो आज इतनी ऊंचाइयों पे मानी जा रही है, या नंबर 1 पे आपकी यूपी में आती है। तो उस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। मैं बता रही थी थिंकर्स, है ना। तो उसमें देखिए मार्क्सवादी में डीपी मुखर्जी, आर देसाई और रामकृष्ण मुखर्जी आएंगे। और स्ट्रैटिफिकेशन पर्सपेक्टिव में आंद्रे बेताई। फिर उसके बाद कल्चरल की बात करेंगे तो योगेंद्र सिंह आएंगे। योगेंद्र सिंह ये डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है जैसे मैं बता रही हूँ इसमें ही आएंगे इसमें ही आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है या जा सकता है, क्योंकि अब देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसको भाई करने के बाद तो मैंने अपना पूरा वही बदल दिया कि कैसे मैं तैयारी बच्चों को करवाऊँ, ताकि उन लोगों को ये ना लगे कि ये दिक्कत कर रही हैं चीज़ें या ये आगे दिक्कत करेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव है। इनके बोस और सुरजीत सिन्हा अधीनस्थ में आते हैं, तो बी आर अम्बेडकर, रणजीत बुआ और डेविड हार्डी में। ये इंपॉर्टेंट है और ये हमको पढ़ने ही पढ़ने, और इसके बिना अगर हम पढ़ के गए, ठीक है, हम लोग तो फिर हम पढ़ने का मतलब हम नहीं, आप लोग, हम तो पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आप लोगों का काम है, ठीक है। तो अगर ये जो आपको करना है ये करके जाना है आपको। तो चलिए राधा कमल मुखर्जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ था और 1968 तक ये जीवित रहे थे। 1889 में। ये ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ताकि जैसे अभी वो बॉटीमोर वाला क्वेश्चन जो आया था, तो उसमें आपने देखा होगा उन्होंने जो भी पहला क्वेश्चन उसमें था सीरीज़ ए में, बॉटीमोर, जिसका आंसर था 1960 से लेके 1800 के युग तक जो भी। फिर इन्होंने ये जो थे मेनली इनका योगदान जो रहा है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन्होंने समाजशास्त्र को बहुत ऊंचाई तक लेकर के गए। पहली चीज़ आपको जानना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जीवन के प्रारंभ में इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा पर केंद्रित, प्रौढ़ मतलब बुज़ुर्गों की शिक्षा पर इनका केंद्रित रहा, जो भी ध्यान रहा प्रौढ़ शिक्षा पर। ये सब जो है आप लोग नोट करते चलिएगा, नहीं तो सुनते चलिए, या आपको रिमाइंड होना चाहिए चाहे जैसे भी। तो इनका क्या हुआ, मुखर्जी हैं तो आप समझ रहे होंगे बंगाल में ही हुए हैं, सही समझ रहे हैं। 7 सितंबर 1889 में मुर्शिदाबाद बंगाल में हुए थे। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इनको छात्रवृत्ति मिली शिक्षा के लिए, और ये बहुत ईजिली आगे बढ़ते गए। इन्होंने मानव समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। इनकी पुस्तक मैंने लिख रखा है अर्थशास्त्र में, बहरामपुर में ये शिक्षक थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इनको प्रेमचंद अवार्ड से 1915 में नवाजा गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सोशियो इकोनॉमिक रूरल कम्युनिटी नाम की पुस्तक भी इन्होंने लिखी, जो शोध प्रबंध था इनका। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मानव शास्त्र को इन्होंने समन्वयात्मक मतलब एक साथ जोड़कर पढ़ने की जो कला थी वो इनके अंदर थी, और इन्होंने दिखाया भी। इनकी जो सैद्धांतिक रचनाएं रही हैं, इन्होंने कहा था संस्थाएं व्यक्तियों को दिखाई न देने वाली एकता की परिचायक हैं, ठीक है।
व्यक्तियों को ना दिखाई देने वाली एकता की परिचायक, ये स्टेटमेंट है इनका। संस्थाएं व्यक्तियों को ना दिखाई देने वाली एकता की परिचायक हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, पद्धति शास्त्र में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें विकसित की, जिसमें सामाजिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को इन्होंने परखा या परखने को बोला। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता को इन्होंने परखने के लिए बोला, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने सूक्ष्म ग्रामीण स्तर पर काम किया। इंग्लैंड में सामाजिक मानव शास्त्र के प्रशिक्षण में इन्होंने सूक्ष्म स्तर पर ही अनुभविक अध्ययन किए थे, जो कि 1991, 52, उसके बाद 63, फिर 64 में हुए, ठीक है। अब इन्होंने 53 अलग अलग पुस्तकों पे, अलग अलग मुद्दों पे 53 टोटल पुस्तकें थी इन्होंने जिनकी रचना की, ठीक है। इन्होंने 3 चीज़ों पे काम किया जो मेन थी। सबसे पहला, समाज के अंतर विषयक अध्ययनों को प्रोत्साहन, अंतर विषय मतलब आंतरिक विषयों को इन्होंने प्रोत्साहन दिए, समाज के अंतर विषय, ठीक। दूसरा आया सामाजिक पारिस्थितिकी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसने किया है, अब जिसने भाई पढ़ा होगा इनको अच्छे से तो वो कर ले गया होगा। सामाजिक पारिस्थितिकी के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। और सामाजिक मूल्य तो इनका फेमस है, आप लोग जानते हैं, पीजीटी में कई बार पूछा जाता है, लेकिन ये वाला नहीं पूछा जाता है। अब ये इतना डीपली जिसने पढ़ा होगा भाई वो कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ तो रेफरेंस भी मिलना मुश्किल हो जा रहा है कि कहाँ से क्या दिया गया है, तो हालत ख़राब हो जा रही है इसमें तो बच्चों की। फिर इनकी जो मेन रचनाएं हैं वो आप लोग सुन लीजिए एक बार। द 3 वेज, द वे ऑफ ट्रांसैक्शनिस्ट रिलीजन एट अ सोशल नॉर्म 1929 में। फिर सोशियोलॉजी एंड माइस्टिज्म, ठीक है। दूसरी पुस्तक 1931 में, द थ्योरी ऑफ आर्ट एंड माइस्टिज्म। तो एक माइस्टिज्म है, एक आर्ट एंड माइस्टिज्म है। माइस्टिज्म एंड आर्ट एंड माइस्टिज्म 2 पुस्तकें हैं इनकी अलग अलग। तो हम लोगों को दोनों देख के चलनी है। और जो कि मेन है, जैसे हमने बताया, द 3 वेज, द वे ऑफ ट्रांजिस्टिंग एंड रिलीजन आ सोशल नॉर्म्स, ठीक है। नॉर्म्स के बारे में इन्होंने बताया। फिर काफ़ी पुस्तकें आती हैं, फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, रीजनल सोशोलॉजी, फिर लैंड के बारे में बताया है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिर फील्ड एंड फार्मर्स और औध के बारे में, रिलीजन बैलेंस ऑफ मैन एंड हिज हैबिटेशन मतलब वही समुदाय वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इनके मुद्दे क्या रहे रचनाओं के हमेशा, भारतीय संस्कृति, समाज का सिद्धांत, सार्वभौमिकरण, आर्थिक चीज़, इसलिए क्योंकि ये अर्थशास्त्र के भाई शिक्षक रहे हैं तो इनको काफ़ी उसमें रहा कि हम ऐसी रचनाएं करें। व्यक्तित्व, समाज एवं मूल इनका फेमस है, लेकिन हम लोग आज तक ये नहीं जान रहे थे कि आर्थिक क्रियाकलाप और सामाजिक व्यवहार, बहुत कम लोग ये जान रहे होंगे, ठीक है, जिन्होंने PhD कर रखी हुई या कुछ है। फिर सामाजिक पारिस्थितिकी, नगरीय सामाजिक समस्या, समुदायों का समुदाय, ये भी याद रखिएगा आप लोग, समुदायों का समुदाय, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता हम लोग देख लेते हैं, इन्होंने क्या बताया इसमें। इन्होंने वास्तुकला, इतिहास, संस्कृति को काफ़ी बढ़ा के लिखा है। इन्होंने स्तूपों के बारे में बताया है कि ये उनका भव्य उदाहरण है। फिर समाज और सिद्धांत के बारे में बताया, अंतर्वैश्विक मतलब आंतरिक है और बहुवैश्विक सिद्धांतों का इन्होंने सहारा लिया है। सार्वभौमिक सभ्यता की अवधारणा में इन्होंने 3 अवधारणाएँ बताई हैं, 3 अवधारणाएँ टोटल, जैविकीय, सार्वभौमिक और आध्यात्मिक। जैविकीय मतलब जीव से रिलेटेड, क्योंकि मैं इसको मिटा दूँ, जैविकीय से डस्टर नहीं मिल रहा है, अरे नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, यहाँ से मिटा देते हैं। जैविकीय, ठीक है, पहला जैविकीय, दूसरा सार्वभौमिक और आध्यात्मिक। सार्वभौमिक और आध्यात्मिक देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बोल रही हूँ उसको लिख लीजिएगा। जैविकीय मतलब है कि उद्विकास कैसे हुआ, मनुष्य पर्यावरण के साथ कैसे रहा, सामंजस्य बनाया ये कि नहीं बनाना चाहिए, उन्होंने ये बताया। सार्वभौमिकरण में उन्होंने बताया प्रजाति, नजाति और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य जो भी है इसको ही बेस बना के उन्होंने बताया था। आध्यात्मिक पक्ष का मतलब है सभ्यता, वो कहते थे कि सभ्यता का एक आध्यात्मिक पक्ष होता है, कोई भी सभ्यता अगर होगी तो उसका हमेशा आध्यात्मिक पक्ष होगा, ठीक है। फिर आर्थिक क्रियाकलाप और सामाजिक व्यवहार में इन्होंने इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने वो रचना नहीं लिखी ना, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की पुस्तक में इन्होंने बताया है कि पाश्चात्य अर्थशास्त्र ने देशी ज्ञान की परंपराओं को समझ की अवहेलना की। मतलब इसका हुआ कि जो बाहर की चीज़ें हैं, मतलब बाहर के जो ज्ञानवर्धक चीज़ें आई हैं जो आजकल हम लोग अपनाते हैं, इन्होंने जो देशी ज्ञान, जैसे हम सपोज़ करिए हम एक एग्जांपल देते हैं, घरेलू नुस्खे हैं, उसको उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये गलत है, वो गलत है, दुनिया का नाटक,
देखिए फिर हॉर्न बजने लगा। व्यक्तित्व, मूल्य और समाज। देखिए कोई इन्होंने अपनी पुस्तक पर्सनैलिटी में बताया है, इनकी पुस्तक पर्सनैलिटी मूल्य के बारे में, जो हम लोग पढ़ते हैं वैल्यूज़ और मूल्य, पर्सनैलिटी, इनकी बुक है, याद रखिएगा पर्सनैलिटी। अभी तक 3-4 बुकें बता चुकी हूँ, वैसे बताई बहुत सारी हैं, लेकिन फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी ये याद रखिएगा, और प्रेमचंद अवार्ड सोशियो इकोनॉमिक रूरल कम्युनिटी पर्सनैलिटी इनकी बुक है, इसको याद रखिएगा, है ना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये सब, ऐसे फालतू नहीं लिखवा रही हूँ सब। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि मूल्यों की पूर्ति का प्रयास कैसे करते हैं। देखिए 3 चीज़ों के लिए करता है इंसान, एक अपने लिए, एक दूसरे के लिए, एक सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। हो सकता हो जैसे पेपर बनाया इसमें ये बताया इन्होंने क्या किया, गारपिंगल ने क्या किया, लोकविधि में क्या दिया था, हर्षल ने क्या किया, हम लोग शूट्स पढ़ रहे थे वहाँ हर्षल मान लीजिए दे दिया, तो क्या दिक्कत तो होनी ही है। 3 चीज़ें, अपने लिए, दूसरों के लिए और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें याद रखना है। और परिवेश इन्होंने बताया जैविकीय, सामाजिक और आदर्श। 3 चीज़ें हम लोग याद रखेंगे, जैविकीय, सामाजिक और आदर्श, ठीक है। फिर मूल्य बताए हैं, मूल्य और समाज द्वारा निर्धारित इच्छाएं एवं लक्ष्य होते हैं, इनके शब्दों में, जिसका अंतःकरण किया जाता है और उनको सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा अथवा अनुकूलन के माध्यम से स्वीकार किया जाता है, ठीक है। ये इच्छाएँ और लक्ष्य हैं जो सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। सामाजिकरण वही, समाज में आप कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। फिर समुदायों का समुदाय जो इनका मैंने बताया था, तो वो होता है द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। यहाँ लिख दें भाई, एक तो वो नहीं मिल रहा है डस्टर, द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। आप लोग भी कहते होंगे मैडम का बोर्ड नहीं आ पाया, आ गया है, वही वाली बात है ना। द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन ए बायोफिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन में इन्होंने जीवन, मस्तिष्क तथा समाज सिद्धांतों को रचनात्मक बताया है। इनकी जो पुस्तक है फिलॉसफी एंड पर्सनैलिटी और द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़, डायमेंशन ऑफ वैल्यू यूनिफाइड अ क्रिटिकल थ्योरी में इन्होंने बताया है आत्मनिर्भरता के बारे में। इंसान के इन्होंने बताया है एक पक्ष दूसरे पक्ष से जुड़ा होता है, वो कैसे, जैविकीय आधार पे, मनोवैज्ञानिक आधार पे, नैतिकता के आधार पे, दर्शन शास्त्रीय आधार पे और तात्विक आधार पे। होमो सेपाइंस और होमो यूनिवर्सलाइजेशन में रूपांतरण बताया है इन्होंने तत्व मीमांसा में, ठीक है। ये छोटे छोटे जो शब्द हैं, होपाइंस, फिर उसके बाद आपका होमो यूनिवर्सलिज्म, होमो हायरार्कियस की बात तो वो करते थे ल्यूडोमो, जब पढ़ेंगे तब तो उनके बारे में बताएंगे। फिर नगरीय सामाजिक समस्याएं इन्होंने बताई हैं कि नगर में किस तरह की समस्याएं आती हैं, या गंदी बस्तियों की कैसी समस्याएं हैं। फिर उसके बाद आ जाती है इनकी सामाजिक पारिस्थितिकी। इन्होंने जैसे वही पानी की समस्या की, ज़्यादा चराई हो जाती है, पेड़ों की कटाई हो जाती है, भूमिगत जल में कमी हो जाती है, इसके बारे में बताया है, ठीक है। फिर इनकी मेन रचनाएँ जो थी वो मैंने बता दी हैं, और बाकी की रचनाएँ आप लोग जो है चाहेंगे तो PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, थोड़े ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो। बाकी यही जितना इनका बताया है उतना करिए, उतने में से ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि पूरा पोर्शन मैंने लेके इसको कवर किए है इनका। और कल हम बात करेंगे GS घुरिया जी के बारे में, और इस तरह हम लोग का कारवा चलता रहेगा, और ये भी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। हालांकि पेपर 30 अक्टूबर को है हायर एजुकेशन वाला, और नेट वाला वही 7 से आपका 19 अक्टूबर के बीच में पड़ेगा। कभी भी डेट आती है तो मैं आप लोग को बताती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।